हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के पार्ट 3 के बारे में। देखिए, ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न की एक श्रृंखला चल रही है। आज हमारा तीसरा वीडियो है, तो आप लोग इस वीडियो से जुड़ जाएं। देखिए, जो बच्चे पहली बार सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करने के लिए ये चैनल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। शुरुआत में क्या होता है, हमें उतनी समझ नहीं होती है कि क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करना है, क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है। तो देखिए, उसको जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। जो बच्चे नए हैं उनके लिए खासकर ये है। तो आगे देखते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है। देखिए, यहाँ नई वर्ड पूछा। सबसे पहले एग्जाम में तो हम लोग यही गलती कर देते हैं कि सही है हम लोग देख लेते हैं और पहला ये दूसरा ऑप्शन टिक कर देते हैं। तो यहाँ पूछा है सही नहीं है। तो पहला इसमें ऑप्शन है, प्रश्न पूछने में उत्साहवर्धक तरीकों का प्रयोग करना। हाँ, देखिए, प्रश्न कौशल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें प्रश्न पूछने के लिए उत्साहवर्धक तरीकों का यूज करना। अगर हम अपने क्लास में ऐसा माहौल बनाते हैं कि बच्चे हमसे प्रश्न पूछते हैं और हम उसका जवाब देते हैं, तो ये जो कक्षा होती है बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाती है सारे बच्चों के लिए। ऑप्शन नंबर बी है, सुनने में संवेदनशीलता विकसित करना। हाँ, देखिए, ये भी ऑप्शन सही है, क्योंकि संवेदनशीलता विकसित नहीं होगी तब तक बच्चा सुनेगा नहीं, और नहीं सुनेगा तो उसको कुछ भी समझ में आएगा नहीं। तो इसलिए संवेदनशीलता विकसित करना सही है। तीसरा है, हाँ या ना में उत्तर देने वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ाना। देखिए, प्रश्न के हिसाब से ये उत्तर आपका सही है, लेकिन ऐसे ये उत्तर आपका गलत है। हमारे जो प्रश्न कौशल होता है उसमें अधिक से अधिक सहभागिता को हम लोग सुनिश्चित करते हैं, ना कि हाँ या ना वाले प्रश्नों को अगर बढ़ा देंगे तो बच्चे क्या होगा, कोई भी प्रश्न हम लोग पूछेंगे या फिर वो पूछेगा तो हम लोग सिर्फ हाँ या ना में आंसर दे के उसको बैठा देंगे। इससे क्या होगा, उसका जो बौद्धिक विकास है उस पर प्रभाव पड़ता है। और चौथा ऑप्शन है, प्रश्नों को प्रोत्साहन देना। बिना प्रश्नों के प्रोत्साहन दिए प्रश्न कौशल संभव नहीं है। प्रश्न कौशल का उद्देश्य ही है कि प्रश्नों को प्रोत्साहन दिया जाए, बच्चे पूछने के लिए आगे आएँ और टीचर्स बताने के लिए आगे आएँ। तो दूसरे प्रश्न पे बात करते हैं हम लोग। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। संज्ञानात्मक क्षेत्र का, देखिए, संज्ञानात्मक क्षेत्र में क्या होता है कि हम लोग कोई भी क्षेत्र से कोई भी ज्ञान अर्जित करते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, अनुप्रयोग में लाते हैं, संश्लेषण विश्लेषण करते हैं, लास्ट में क्या करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 और 3 वैसे ही निकल गया, क्योंकि पहले ऑप्शन में मूल्यांकन, बिना ज्ञान के हम लोग मूल्यांकन किसी चीज़ का नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, ज्ञान। हाँ, ज्ञान पहले नंबर पे आता है, क्योंकि हमें किसी चीज़ में अनुप्रयोग करने से पहले हमें उसका ज्ञान होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए, अनुप्रयोग। अनुप्रयोग, देखिए, ये सीक्वेंस गलत है। अनुप्रयोग तो थर्ड नंबर पे आता है, क्योंकि बिना अवबोध के हमें ज्ञान है, लेकिन हमें अगर ये बोध नहीं है कि ये ज्ञान सही है कि नहीं, अगर हमें अवबोध इस चीज़ का नहीं है, तो हम लोग अनुप्रयोग कैसे कर सकते हैं। और मान लीजिए अगर अनुप्रयोग कर भी देंगे तो उसका परिणाम हो सकता है कि बहुत ही बुरा हो। इसलिए ज्ञान के बाद अवबोध होना ज़रूरी है, उसके बाद ही अनुप्रयोग आता है। चौथे नंबर पर आता है विश्लेषण, पाँचवें नंबर पे आता है संश्लेषण और छठवें नंबर पे आता है मूल्यांकन। इस हिसाब से जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है वो ठीक हो जाता है, क्योंकि ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, ये आपका सीक्वेंस हो जाता है संज्ञानात्मक क्षेत्र का। देखिए, ये बहुत साल पूछा जाता है। संज्ञानात्मक क्षेत्र में दे देगा कि कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, उसमें इन 6 ऑप्शन में से एक को हटा देगा। तो ये क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है मतलब शिक्षण कैसा हो, अच्छा हो, उसकी विशेषता कौन सा नहीं है। पहला ऑप्शन है स्वेच्छाचारी। स्वेच्छा का अगर हम लोग संधि विच्छेद करेंगे, स्व इच्छा मतलब अपनी इच्छा, तो हम लोग शिक्षण अपनी इच्छा के अनुसार नहीं करा सकते हैं। हमें पहले पता करना होगा कि बच्चे क्या पढ़ना चाहते हैं। बच्चे क्या पढ़ना चाहते हैं, जब हम इसका पता लगा के शिक्षण की क्रिया को करवाएंगे तो वो शिक्षा प्रभावी होगा। लेकिन अगर हम अपने मन से शिक्षण करवाते हैं, अपने अनुसार टॉपिक लेते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं, तो ये आपका गलत हो गया। ये अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है, तो नहीं है, इसलिए ये हमारा ऑप्शन सही है। ऑप्शन के हिसाब से ये चीज़ सही है। दूसरा ऑप्शन है जनतांत्रिक।
जनतांत्रिक का मतलब ही यही होता है कि इसमें सभी लोग पार्टिसिपेट करें, मतलब टीचर भी पार्टिसिपेट करें, बच्चे भी पार्टिसिपेट करें और एक दूसरे से क्या करें, संप्रेषण करें, तो उसको बोलते हैं जनतांत्रिक। तो ये तो अच्छे शिक्षण के लिए ज़रूरी भी है। तीसरा है सहानुभूतिपूर्ण। देखिए, अच्छा शिक्षण जो होता है उसमें सहानुभूति ज़रूर होती है। अगर छोटे छोटे बच्चों को आप डांट दोगे, मार दोगे, तो क्या करेंगे, उनके अंदर एक डर बैठ जाएगा। तो जो हमारा सहानुभूतिपूर्ण जो वातावरण है वो नहीं बन पाएगा। इसकी वजह से जो हमारा शिक्षण की प्रक्रिया है वह प्रभावित होगी। नेक्स्ट, चौथा ऑप्शन है वांछनीय सूचनाएं देने वाला। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है, पॉइंट ये है कि अच्छे शिक्षण में हमें वांछनीय सूचनाएं देने होते हैं, जैसे जो बच्चे के लिए ज़रूरी होती है। अब बच्चे का दिमाग इतना डेवलप नहीं होता है, उसको अगर हम दुनियादारी की बातें सिखाएं तो क्या होगा, उसका दिमाग तो मान लीजिए थोड़ा बहुत बढ़ेगा लेकिन उसको जल्दी समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए जो सूचनाएं हैं वो उम्र को देख कर के, बौद्धिक लेवल को देख करके दी जानी चाहिए। तो वांछनीय सूचनाएं देना अच्छे शिक्षण की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण का सूत्र नहीं है। देखिए, जब बीटीसी की बुक में हम लोग पढ़ते हैं तो कई शिक्षण सूत्र दिए हुए हैं। ऐसे ही अलग अलग एग्ज़ाम में अलग अलग शिफ्ट में क्या होता है कि शिक्षण सूत्र से जो है क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें से एक ऑप्शन नहीं रहेगा। इसको पहचानना बहुत कठिन हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को अटेंड वहीं कर पाएगा जो इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर पहला देखते हैं, सरल से कठिन की ओर। हाँ देखिए, सरल से कठिन की ओर मतलब हम बच्चे को क्या करते हैं, सबसे पहले सरल सरल चीज़ें बताते हैं। जब वो सरल चीज़ों को सरल चीज़ों में जब संबंध बनाना सीख जाता है तब उसको हम लोग कठिन चीज़ें बताते हैं। दूसरा ऑप्शन है अनिश्चित से निश्चित की ओर। जब बच्चे सीखते हैं तो क्या होता है कि उनका जो ज्ञान होता है वो बहुत ही अनिश्चित होता है। वो हवा में बातें करते हैं, वो बोलते हैं कि मैंने सूरज को मार दिया, चंदा को मार दिया, ऐसे बोलते हैं। तो वो क्या है, अनिश्चित है। तो उनको निश्चित की तरफ ले जाना ही शिक्षण सूत्र है। तीसरा देखते हैं, दृश्य से अदृश्य की ओर। देखिए, जो बच्चे होते हैं अगर हम उन्हें अदृश्य चीज़ों के बारे में बताएं, जैसे मान लीजिए हमें बॉडी पार्ट पढ़ाना है तो हम लोग आँख, कान, नाक ये सब ना बताकर फेफड़ा और यकृत के बारे में बताना शुरू कर दें तो उनको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए जो चीज़ें दिख रही हैं उससे हम लोग पढ़ाना शुरू करेंगे और अदृश्य चीज़ों की ओर लेके जाएंगे, तो हमारा जो शिक्षण है वो प्रभावी बनेगा। नेक्स्ट है निगमन से आगमन की ओर। देखिए, ये कोई शिक्षण सूत्र नहीं होता है, ये तो विधि होती है। शिक्षण की जो विधि होती है उसको बोलते हैं निगमन विधि, आगमन विधि। ये कोई शिक्षण सूत्र नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। देखिए, सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग, इसके पहले वीडियो में भी हम लोग इससे एक क्वेश्चन कवर किए हुए थे। माइक्रो टीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है शिक्षा शास्त्र में, इससे हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ देता है। तो सूक्ष्म शिक्षण में क्या होता है कि पहले योजना बनाई जाती है, योजना बनाई जाती है कि हमको कैसे पढ़ाना है, क्या क्या हमको मैटर चाहिए, ये सब क्या होता है। सबसे पहले सूक्ष्म शिक्षण में योजना बनानी होती है। प्रतिपुष्टि तो बाद में होती है, पहले प्रतिपुष्टि नहीं होती। शिक्षण की प्रक्रिया योजना बनाने के बाद में होती है। बिना योजना बनाए हम लोग कैसे शिक्षा देने लगेंगे, कैसे शिक्षण की प्रक्रिया करने लगेंगे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3। पहले हम लोग सूक्ष्म शिक्षण करने से पहले योजना बनाते हैं, उसके बाद ही सूक्ष्म शिक्षण देते हैं। चौथा है प्रस्तावना। बिना योजना बनाए प्रस्तावना कैसे दे सकते हैं। योजना बनाएंगे हमें कौन सा पाठ पढ़ाना है तब ना उसका प्रस्तावना देंगे। बिना पाठ डिसाइड किए प्रस्तावना कैसे बन सकता है। तो ये आपका हो गया योजना बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, एक छात्र पढ़ रहा है जिसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपने अनुक्रिया प्रकट करेगा। जैसे मान लीजिए कोई छात्र एक कक्षा में पढ़ रहा है मन लगाकर, उसको कोई बुलाता है तो वो क्या करेगा, दृष्टि संवेदना, स्पर्श संवेदना, ध्वनि संवेदना और प्रत्यक्षण संवेदना। तो क्वेश्चन पूछा है कि किस संवेदना द्वारा वह अपने अनुक्रिया प्रकट करेगा, मतलब ऐसा कौन सा संवेदना देगा जिससे उसकी अनुक्रिया प्रकट होगी। तो दृष्टि संवेदना से नहीं, स्पर्श तो जब पास में रहेगा तब तो स्पर्श करेगा। इसमें होगा ध्वनि संवेदना, वो ध्वनि संवेदना से अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग, कोई लड़का है राज करके, हम लोग उसको बुलाएंगे, राज सुनो,
तो वो कहेगा हाँ बोलिए, तो क्या हो गई, ध्वनि ध्वनि संवेदना हो गई। वो हमारे पास स्पर्श आके हमको नहीं किया था, इसलिए स्पर्श संवेदना नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बालकी बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। बालकी बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, यहाँ देखिए नहीं वर्ड दिया हुआ है, इसको ध्यान दीजिएगा। विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, देखिए बच्चे जो होते हैं वो काल्पनिक कथाएं बहुत ज़्यादा करते हैं, वो हमेशा कल्पनाओं में ही रहते हैं, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। दूसरा देखते हैं, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, जो बच्चे होते हैं उनकी जो तार्किक शक्ति होती है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। वो पूछेंगे कि चंदा कैसे उग गया, सूरज कैसे निकल गया, सूरज पे क्यों नहीं जा सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं उसकी तार्किक शक्ति है। तीसरा है भविष्य की योजनाओं की सूझबूझ, देखिए भविष्य की योजनाओं की सूझबूझ तो उनको होती ही नहीं है, वो भविष्य के बारे में कुछ सोचते ही नहीं है कि हम लोग भविष्य के बारे में क्या, कोई उनकी प्लानिंग ही नहीं होती है। तो बच्चे क्या होता है, भविष्य के बारे में सोचते ही नहीं है, तो भविष्य की योजना कहाँ से बनाएंगे, तो ये ऑप्शन आपका ठीक हो गया प्रश्न के हिसाब से। चौथा ऑप्शन है काल्पनिक भयों का अंत, देखिए जो काल्पनिक जो भय इनकी होती है, जैसे मान लीजिए कि एक कल्पना में सोच रहे हैं डायनासोर के बारे में, तो ये क्या करेंगे, इनको डायनासोर से डर नहीं लगता है, उल्टा ये सपना देखते हैं कि हम डायनासोर से लड़ रहे हैं, हम शेर से लड़ रहे हैं, तो ये क्या होता है, इनको डर नहीं लगता है, काल्पनिक जो इनके भय होते हैं उनसे इनको डर नहीं लगता है, इनको मज़ा आता है उसमें, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया प्रश्न के हिसाब से। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है। देखिए भाषा विकास की जब भी बात आती है, चाहे हम लोग वो हिंदी की पेडागोजी कर रहे हो, चाहे हम लोग किसी चीज़ की पेडागोजी कर रहे हो, उसमें चॉम्स्की सबसे इम्पॉर्टेंट है। भाषा विकास का आप लोग नाम सुनते ही चॉम्स्की टिक टिक कर सकते हैं, अगर आपको लोग को नहीं आ रहा है तो भाषा विकास से चॉम्स्की ही रिलेटेड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, निम्नलिखित में से सामाजिक मूल्य कौन सा है, देखिए कौन सा है पूछा है इसमें, तो प्राथमिक लक्ष्य, मूल प्रवृत्ति, आक्रामकता की आवश्यकता, सहायता परक व्यवहार। देखिए इन चारों ऑप्शन में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो अगर आपको एक भी ऑप्शन सही आ रहा है हो, आपको एक भी ऑप्शन अगर समझ में आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। जैसे इसमें है सामाजिक मूल्य, अब समाज में हम लोग रहते हैं, सामाजिक मूल्य क्या है कि हम लोग एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, बड़े जो हमसे हैं उनसे आदर से बात करें। तो जो सामाजिक मूल्य होता है उसमें क्या होता है, सहायता परक व्यवहार होता है, जो समाज होता है उसमें व्यक्ति एक दूसरे की सहायता करते हैं। आक्रामकता की आवश्यकता, देखिए आक्रामकता अगर करेंगे तो आपको समाज दंडित कर सकता है, समाज आपको बहिष्कृत कर सकता है, इसलिए आप आक्रामकता नहीं अपना सकते हैं। मूल प्रवृत्ति, अपनी मूल प्रवृत्तियों को दूर रख के सामाजिक कार्य किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम की एक विशेषता नहीं है। तो आइए ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। हाँ देखिए, अगर हम लोग अधिगम द्वारा कुछ सीखते हैं तो हमारा व्यवहार बदलता है। देखिए पढ़ा लिखा इंसान अगर होगा तो उसमें कुछ ना कुछ तो दिखेगा ही कि ये पढ़ा लिखा है, तो ये आपका सही हो गया है, मतलब ये ऑप्शन के साथ देखिए ऑप्शन में हो गया नहीं है, इसको ध्यान दीजिएगा, तो इस हिसाब से ये आपका गलत है। नेक्स्ट दूसरा है अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है। अधिगम मतलब ही होता है सीखना सिखाना, तो उससे क्या होता है, प्राणी में वृद्धि होती है, प्राणी के ज्ञान में वृद्धि होती है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। अधिगम एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है। देखिए हम लोग जब कुछ भी सीखते हैं तो उसका हमारे पास एक लक्ष्य होता है। जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारा इस समय पढ़ाई करने का उद्देश्य ये है कि हमारा सीटेट 2022 क्लियर हो जाए, तो ये क्या है, सीटेट 2022 हमारा एक लक्ष्य है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। देखिए ये आपका ऑप्शन सही हो गया, प्रश्न के हिसाब से आपका ऑप्शन सही है, लेकिन अधिगम का अवलोकन हम लोग प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए हमने आज सीटेट के 5 चैप्टर पढ़ लिए, अब सामने वाले व्यक्ति को नहीं पता है बिना बताए कि हमने कितने चैप्टर पढ़े और कितने उस 5 चैप्टर में से हम लोग ने कितना एब्जॉर्ब किया, सामने वाले को नहीं पता चलेगा, तो इसका अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से नहीं हो सकता है,
क्योंकि कैसे पता कोई कर सकता है कि हमने कितना पढ़ा है, हमने कितना एब्जॉर्ब किया है। ये तो हमें खुद भी नहीं पता रहता है जब तक हम लोग ऑप्शन को सामने नहीं देखते हैं। तो इसका अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक है। देखिए, शारीरिक विकास को प्रभावित करने के लिए कौन सा कारक है, ऑप्शन अपने डालते हैं हम लोग। वंशानुक्रम, वातावरण, खेल तथा व्यायाम। उपयुक्त सभी, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो वो कुछ न कुछ अपने वंश से लेके आता है और उसके जीन्स में कुछ न कुछ कैरेक्टर होते हैं जो उसके मम्मी पापा से आते हैं या फिर दादा दादी से आते हैं। वातावरण भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है शारीरिक विकास में, क्योंकि हम लोग जिस वातावरण में बच्चे को रखेंगे उसी हिसाब से उसका शारीरिक विकास होगा। अगर वातावरण खराब है तो बच्चे का जो विकास है वो खराब होगा। अगर वातावरण अच्छा है, संस्कारी है, तो बच्चे में भी कुछ न कुछ उसके गुण जाएंगे ही। खेल तथा व्यायाम, तीसरा ऑप्शन है खेल तथा व्यायाम। देखिए, खेल तथा व्यायाम जो है शारीरिक विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। जब बच्चे आपके किशोरावस्था में होते हैं तो उस समय वो जितना ज़्यादा खेल खेलेंगे, व्यायाम करेंगे, उनके शारीरिक और बौद्धिक विकास उतना ही अधिक होगा। तो इसलिए शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें तो उसमें वंशानुक्रम, वातावरण तथा खेल तथा व्यायाम तीनों चीज़ें होती हैं। तो इसका ऑप्शन हो गया उपयुक्त सभी। नेक्स्ट बात करते हैं, सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना क्या कहलाता है। देखिए, अगर हम लोग कोई बात पढ़, जैसे मान लीजिए, सुनिए, जैसे हम लोग कोई चैप्टर पढ़ लेते हैं तो फिर क्या होता है, कुछ दिन बाद हम लोग उसको भूल जाते हैं। लेकिन अगर हम अपने दिमाग पे दबाव डालते हैं तो कुछ न कुछ चीज़ें हमें याद आती हैं। लेकिन अगर वो चीज़ें हमें याद आए ही ना तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग असफल हो गए हैं उसको स्मरण करने में। तो उसको हम लोग कहेंगे, उसको बोलेंगे स्मरण है, वो धारण हो सकता है नहीं, विस्मरण है। हाँ, देखिए, वो विस्मरण है। विस्मरण का मतलब ही होता है किसी चीज़ को भूल जाना, और पुनः हम लोग उसको रिकॉल करने की कोशिश करेंगे तो वो होगा नहीं। तो इसका जो है पुनः स्मरण करने में असफल होना विस्मरण कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अधिगम वक्र में पठार बनता है। देखिए, कोई व्यक्ति सीख रहा है तो पठार क्या होता है, पठार होता है उस चीज़ में कमी आना। जैसे हमारा एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के लिए हम लोग पढ़ते हैं, सुबह से शुरू करते हैं और शाम हो जाती है पढ़ते पढ़ते, हमें नींद आने लगती है, हम लोग थक जाते हैं। तो उसका अधिगम में पठार हो जाता है। हम जितना सीखना चाहते हैं अब उतनी हमारे पास क्षमता नहीं है कि हम लोग सीखें। हम लोग चौबीसों घंटा कंटिन्यू एक लय से नहीं पढ़ाई कर सकते, हमें थकान होगी, हमें थोड़ा रुचि में कमी आएगी। ठीक है, तो वो क्यों होता है, अधिगम वक्र का पठार बनता क्यों है। तो पहला ऑप्शन है परिपक्वता के कारण। अगर हम लोग परिपक्व हैं, देखिए, बच्चे जो होते हैं वो किसी चीज़ को जल्दी करते हैं और जल्दी ऊब जाते हैं, लेकिन एक परिपक्व व्यक्ति उसको करता जाता है, तो इससे पठार नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 2 है अभिप्रेरणा के कारण। जब हम लोग प्रेरित रहेंगे, जैसे एग्ज़ाम हमारा है 2 महीने बाद दिसंबर में, और हमें एक टारगेट मिल चुका है कि हमारा एग्ज़ाम दिसंबर में है, तो हम लोग अभी प्रेरित हैं कि हमारा एग्ज़ाम जो है दिसंबर में, हमें पढ़ना है, हमें इस बार क्लियर करना है और जॉब करनी है। तो हमें अंदर से प्रेरणा मिली हुई है, तो हमारा अधिगम जो है वो होता रहेगा, हम लोग थकेंगे नहीं। तो ये नहीं हो सकता है आपका। तीसरा है थकान के कारण। देखिए, ये ऑप्शन आपका हो सकता है कि हम लोग पढ़ते पढ़ते थक गए हों, तब हमारा जो है अधिगम वक्र में पठार आ गया हो। चौथा है अभिरुचि के कारण। जैसे कोई अगर चैप्टर है उसमें काफ़ी रुचि हमें लग रही है तो हम लोग उससे बोर नहीं होते हैं और उसको पढ़ते जाते हैं। तो पढ़ते जाते हैं तो पठार की बात ही नहीं यहाँ पे होगी। पठार की बात तो तब होगी जब हमारा चैप्टर जो है वो बोरिंग हो। रुचिदार चैप्टर को हम लोग पढ़ते जाते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन अभिरुचि सही हो जाएगा। तो इस 13वां का तीसरा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों, आज हमने कुछ क्वेश्चन के जरिए आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने की कोशिश किया है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारा मोटिवेशन करने के लिए वीडियो में कमेंट करिए, और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। सीटेट 2022 के लिए हमारा चैनल बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट बनाना है और बिना कॉन्सेप्ट के एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है। ठीक है, धन्यवाद।